हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप। मेरा नाम है अशोक प्रजापति और आप मेरे साथ हैं हमारे चैनल फिजिक्स वर्ल्ड 247 पर। और आप हमारी फिजिक्स की दुनिया में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं चाहता हूं कि आप इस तरह पढ़ें कि न्यूमेरिकल्स आपसे हों। मैंने आपको पहले कहा था मैं अपनी क्लास में न्यूमेरिकल्स पे फोकस ज़्यादा रखूंगा। अब आप कहो सर आप कहे जा रहे हैं कर है नहीं न्यूमेरिकल्स। दोस्तों, न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपसे यहाँ पर बैठा के आपसे सुनूंगा डेफिनेशंस, नहीं। जो भी डेरिवेशंस होती हैं उसको उसका ना आपको हेडिंग तक, जो हेडिंग होती है उसका मीनिंग तक पता होना चाहिए। उसके अंदर जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो पता होना चाहिए। जैसे आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको ये पढ़ाने वाला हूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दो जो आपको दिख रहा है पॉइंट चार्ज, आप इस पॉइंट चार्ज को सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोर्स चार्ज। अब एक बात बता, दो वर्ड तो आप कहीं पर आ गए। एक वर्ड मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं आपसे, मैं कह रहा हूं टेस्ट चार्ज। एक वर्ड मैंने यहां पर एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है, और एक वर्ड मैंने यहां पर लिख रखा है, दिख रहा है आपको इंटेंसिटी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी वर्ड का आप मुझे मीनिंग बता सकते हैं? दो, मैं डेरिवेशंस आपके लिए प्रूफ कर दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। और प्रूफ भी इस तरह करूंगा कि आपको एक जो वे है डेरिवेशन को याद करने का, जो प्रॉपर वे होना चाहिए, आपको उसी वे में मिलेगा सारा, मतलब सिस्टमैटिक फॉर्म में मिलेगा सब कुछ। दो बात मैं आपसे पूछ चुका हूं, क्या इंटेंसिटी क्या होता है, सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज बात एक ही है, ये दोनों क्या होते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है। और दूसरी बात मैं आपसे पूछने वाला हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इसी तरह कोई नेगेटिव चार्ज, कोई आपका नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, वहां पर उस नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आप मुझे कमेंट कर देना बिल्कुल इसी टाइम पर, वीडियो को पोस्ट करके कमेंट करेंगे टाइमिंग के साथ, समझ गए आप। आ जाओ, नहीं पता है बताता हूं। तो सबसे पहले आप समझेंगे व्हाट इज सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज समझ रहे आप, सोर्स चार्ज या आपका पॉइंट चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज क्या होता है, सुनो। कोई भी आपका ऐसा चार्ज, एनी चार्ज जो अपने अराउंड इट, अपने चारों तरफ या किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दे, उसे कहते हैं सोर्स चार्ज। जैसे मैंने आपसे कहा एक चार्ज है क्यू, ये क्यू लिखो, बड़ा वाला क्यू लिखो, ये अपने चारों तरफ यहां पर, अपने चारों तरफ यहां पर या किसी डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दे, तब आप इस चार्ज को कहोगे सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज, समझे। तब इस चार्ज को आप क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज कहेंगे। अब आगे सुनिए, टेस्ट चार्ज क्या होता है। कोई भी आपका चार्ज, इसको हम की नोट लिखते हैं, कोई भी आपका ऐसा चार्ज जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, सही है, उसके मैग्नीट्यूड को ना तो कम करे ना ज्यादा करे, सही है। कोई भी ऐसा चार्ज जो प्रोड्यूस्ड चार्ज को अफेक्ट ना करे, उस चार्ज को कहते हैं, सही है, आपका क्या, यहां को लिख देते हैं हम, इसके पास उसे क्या कहते हैं, आपका टेस्ट चार्ज। दोबारा सुनो, फिर हम बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन पर। क्या, कोई भी आपका ऐसा चार्ज है जो पॉजिटिव है, मे बी नेगेटिव है, कुछ भी है, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे तो वो आपका सोर्स चार्ज होता है। और ऐसा चार्ज जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब इसको हम भी मिटा देते हैं। अब मैं आपको अपनी अगली बात पाता हूं। मेरी अगली बात क्या थी, वो ये थी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, वो ये क्या था, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। दो, आपको पता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को
रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइंस आपको क्या दिख रही हैं, ये लाइंस आपको दिख रही होंगी, इन लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है, इधर की तरफ, समझे। मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक आपने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो सुन लीजिए, ऐसा होता है जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। अगला काम, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका नेगेटिव चार्ज रखा है, समझ रहे हैं। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन ये रही, तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक। अपोजिट टू द क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दोनों डायग्राम ध्यान से माइंड में बसा लीजिए, न्यूमेरिकल्स करते वक्त इनका बहुत यूज होने वाला है, समझ रहे आप। न्यूमेरिकल्स करते वक्त इनका यूज होने वाला है। दो, अब आप ये समझ गए। अब मैं आपसे एक और बात कहता हूं, बताइए मुझे, ये बताइए कि जो यदि आपका चार्ज सोर्स चार्ज, अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं सोर्स चार्ज, आपको पता होगा, जो भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं हम सोर्स चार्ज। मैं आपसे कह रहा हूं पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव सोर्स चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की बार में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूं, सुन लेना। दो, ये तो आप समझ गए होंगे, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अरे बुढ़बा को समझ गए। पहले चलो इसको दोबारा बोल देता हूं। पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, दिख रहा है इधर को, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर को है, इधर को है, समझे आप। अब मैं आपसे बात कहता हूं, बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं, बताओ क्या बताओ जी, क्या बताओ। एक आपके चार्ज पास पॉजिटिव क्या है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस चार्ज से कहां होता है, दूर की तरफ, समझे जी आप, दूर की तरफ। इसे आप क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसे क्या कहेंगे जी आप, अवे फ्रॉम द चार्ज कहेंगे, समझे। किसी पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर की तरफ होता है, समझ गए। किसी पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और उस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर की तरफ होगा, चार्ज से दूर की तरफ होगा। इसी तरह कोई आपके पास नेगेटिव चार्ज है, कोई आपके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो इस चार्ज की क्या होगा, टूवर्ड्स होगा। ये क्या कहेंगे आप, मतलब इस चार्ज की क्या होगा, तरफ होगा, टूवर्ड्स दी चार्ज। देखो अभी मैं आपको जो पीछे पढ़ा रहा था,
वो चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन थी। समझ गए? वो चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन थी। मैं यहां पर डिफरेंस पता होना चाहिए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। पता चला सब आपने गुड़गो भर कर दिया। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बात चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, किसी पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है। किसी नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की तरफ होती है, उस चार्ज की तरफ होती है। अब जाकर हम अपनी कर पाएंगे डेरिवेशन। क्या कर पाएंगे अपने हम? डेरिवेशन। इतना बताने के बाद आपको समझ में आएगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेरिवेशन पढ़ने वाले। समझे? लो जी, आ जाइए, इसे मिटा देते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने ये कहा था जो डेरिवेशन है उसकी जो हेडिंग है, आपको उसका मीनिंग तक पता होना चाहिए। मीनिंग यहां पर ये है, पहली बात तो आप इसको पॉइंट चार्ज लिखो या सोर्स चार्ज लिखो, बात एक ही, ठीक है जी। पॉइंट चार्ज लिखो या क्या लिखो, सोर्स चार्ज, बात एक। तो हम थोड़ा पेन को छोटा कर लेते हैं, अपने पेन को छोटा सा कर लेते हैं। लो जी, कर लिया। आ जाओ, आपके पास एक सोर्स चार्ज है क्यों, और ये आपका ए पॉइंट है, यहां ए पॉइंट है, और इस पर आपका क्या रखा है, सोर्स चार्ज। इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई आपका क्या है, कोई आपके पास पॉइंट पी है। हेडिंग का मीनिंग क्या है, इस चार्ज के ड्यू टू इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है आपको? उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ गए? समझ गए होंगे। इसलिए आपका ये क्या, आपका सोर्स चार्ज है, और यहां पर क्या रखा हुआ है आपके पास, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं, जो आपका फॉर्मूला प्रूफ होकर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ये आपका वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। नो, जिस बच्चे को वेक्टर ना आता हो, यदि बच्चा कोई स्टेट बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, सुन लेना, जो भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना नहीं आता तो आप बकवास फिजिक्स पढ़ रहे हैं। समझ, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं, झूठी तारीफ करे मेरे बस की नहीं है। तो ऐसी तारीफ भी क्या क्या हो कि आपका फ्यूचर दाव पर लग जाए। जैसे मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दिया, आधे बच्चे कंफ्यूज, भैया ये कहां से, ये आर कैप क्या है। जिसको नहीं पता है आर कैप क्या है, थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म पढ़ें, आप समझ जाएंगे कि आर कैप क्या होता है। भैया आर कैप क्या होता है, आप, मैं चलो आपको बताना चाह रहा हूं। आप बताइए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको हम इस तरह लिखते हैं कि उसका क्या होता है, यहां पर मैग्नीट्यूड होता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, डायरेक्शन। तो जो आपको दिख रहा है, मैंने ए कैप लिखा, मैं लिखा ना ए कैप। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप इस तरह लिखते हो, मैग्नीट्यूड और साथ में क्या उसका डायरेक्शन। तो जो ये ए कैप है, ए कैप इज रिप्रेजेंटेड, ए कैप इज आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेड दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है, इसी तरह जो ये आर कैप है, आर कैप क्या रिप्रेजेंट करेगी, आर कैप रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। आप क्या ले सकते हैं, वेयर, आप क्या ले सकते हैं यहां पर, वेयर आर कैप इज रिप्रेजेंटेड, आर कैप इज रिप्रेजेंटेड दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये है, समझे? आप इसे थोड़ा कॉपी कर लेना, मैं भी यहाँ पे आपको पहले प्रोमेंट करता हूं। आ जाइए, देखिए, हमें ये फॉर्मूला प्रोमेंट करना है। आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके होंगे कि वो क्या कहते हैं, आपको पता होगा।
इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और ये आपका एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो कूलम्ब्स लॉ आप पढ़ चुके हैं, मैं ये सपोज करके चल रहा हूं आपको कूलम्ब्स लॉ जो होता है उसका बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। तो आप यहां जाइए, आप यहां जाइए, आप ये बताइए, बहुत ध्यान से बताना, दो मैं ये जो लिख रहा हूं ये इसका क्या निकाल रहा हूं, पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पी पॉइंट पर प्रोड्यूस होगा मैं उसका फिलहाल क्या निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड। और बाद में आपको वेक्टर फॉर्मूला लिख के दिखा दूं। आ जाइए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो उसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, किसी भी टेस्ट चार्ज पर, किसी भी टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज के ड्यू टू, क्या हमारी रबड़ कहां गई है, रबड़ हमारी ये रही, किसी भी सोर्स चार्ज के ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला ये होता है E इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज यूनिट आप जानते ही हैं क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब। अब आ जाइए, ये आप लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ले सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या अब आप ये जानते हैं आपके पास टू चार्जेस हैं, किसी r डिस्टेंस पर अपार्ट यानी कि रखे हुए हैं, उनके बिटवीन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है यदि आपके वो चार्ज, बार बार वेक्टर फॉर्म लिखी जा रही है, मैग्नीट्यूड, यदि आपके चार्ज किसी के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रखे हैं, किसी एरिया फ्री स्पेस में नहीं रखे हैं, के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रखे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है जी, वहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये आपका Q1 हो गया, ये क्या हो गया आपका Q2, ये आपका Q1 है, ये क्या है आपका Q2 है। इस वैल्यू को यहां पुट अप कर दीजिए, बात खत्म। इस वैल्यू को आप कहां पुट अप कर दीजिए, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम यहां पुट अप कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आपका Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और ये आपका 1/Q नॉट मैंने कहा कर दिया, अलग कर दिया। अरे बुड़बको, F की वैल्यू ये रही और 1/Q नॉट ये रहा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो E की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, E की वैल्यू आपके पास आ चुकी है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। आपको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है, देखिए, जो बहुत फोकस से सुनना, आपको दिख रहा है हम इस चार्ज के ड्यू टू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जिस चार्ज के ड्यू टू आप निकाल रहे हैं, ड्यू टू का मीनिंग के कारण होता है, इसको बोलता हूं मैं बार बार ड्यू टू, जिसके आप कारण निकाल रहे हैं। फॉर्मूले के अंदर क्या हुआ है, आपका वही चार्ज बचा है, क्या बचा है आपका, सोर्स चार्ज, सही है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। सोर्स चार्ज को ही पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब आ जाइए, मैं आपसे कहता हूं, सही है, इफ आप सबसे पहले क्या सुनेंगे, इसकी समझेंगे वेक्टर फॉर्म, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आपको ये लिखना आना चाहिए, समझे आप, कुछ नहीं करना होता। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको साथ में क्या बताना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर। आर कैप को हम क्या कहते हैं, हम आर कैप को कहते हैं, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर which is represented which is represented the क्या, represented the direction of
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप सिंपल कह सकते हैं ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। लो जी, तो थोड़ा सा जो आपका कंफ्यूजन होता है वेक्टर फॉर्म के लिए मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। ये अब आपको मैं बताऊं ये क्या ड्रामा है, ये क्या क्या ड्रामा है, ये ड्रामा है। आप आपको दिख रहा है ये लिखा ई, दिख रहा है, तो आप इसे इस तरह कह सकते हैं वेक्टर ई इक्वल्स टू ई आर्क है। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आप ई को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इस फॉर्मूले की क्या हो गई है, वेक्टर फॉर्म हो गई। क्या हो गई है, वेक्टर फॉर्म। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। यदि उस वेक्टर क्वांटिटी के लिए कोई भी फॉर्मूला आप डराइव कर सकते हैं, तो किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए कोई फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो उसको आपको उसकी वेक्टर फॉर्म में लिखनी आना चाहिए। जैसे कूलॉम्स लॉ आपको वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करना आना चाहिए, कूलॉम्स लॉ आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना भी आना चाहिए। अब ये नहीं है हमारे स्कूल के एग्जाम में तो देते नहीं है, आप 12th क्लास में स्कूल के एग्जाम्स को पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपको कंपटीशन फेस करना है। दो आपके स्कूल के एग्जाम में 95% है या 99 है 100 है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कंपटीशन को नेसेसरी फॉर्म में क्वालिफाई कर दोगे, जरूरी नहीं है। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते, भले परसेंटेज आपकी 100 ही क्यों ना हो। नॉलेज है, परसेंटेज आपके 80 भी है, तब भी क्वालिफाई कर दोगे। तो आप कंपटीशन को अपने माइंड में रखकर, इस चिप में रखकर पढ़ें। आ जाओ, अब आपको एक बात बतानी है, नई बात बतानी है। नई बात क्या हो, नई बात यह है हमें ग्राफ पढ़ने हैं। अब भैया सर अब ये क्या ड्रामा आ गया, ग्राफ पढ़ने हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, चलो लिख देते हैं बिटवीन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, एंड क्या, टेस्ट चार्ज। अब भैया बता दीजिए मुझे, क्या बता दीजिए, बता दीजिए लहरा के साथ। आपके पास कोई सोर्स चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर आपका कोई भी p पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आया था 1/4πε0 k Q अपॉन r स्क्वायर। और आप ये भी आपको पता होगा, क्या पता होगा कि क्या पता होगा फॉर एयर और वैक्यूम के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। अब इनके बीच में ग्राफ पढ़ने हैं। देखो मैं अभी आपको यहां पर ग्राफ बनाऊंगा, सही सीधा बना दूंगा। दो वो ग्राफ ऐसे बन के क्यों आएगा, आप ग्राफ पर पेपर लेना, ई और आर की वैल्यू लेना, उनको पुटअप करना और आपको वो ग्राफ समझ में आ जाएगा। देखो पहला हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्राफ बिटवीन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो मैग्नीट्यूड है एंड आर स्क्वायर। आ जाइए, बहुत फोकस के साथ आपका ध्यान बोर्ड पे हो, समझ रहे हैं, समझ ही जाना चाहिए आपको, सुन लेना भैया। मैंने यहां पर आपका आर स्क्वायर लिखा है, एक्स एक्सिस पर क्या है जी आपका आर स्क्वायर है, और वाई एक्सिस पर क्या है जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है मैग्नीट्यूड। तो ग्राफ यदि आप वैल्यूज को पुटअप करेंगे, क्या करेंगे भैया, आप जब यदि वैल्यू पुटअप करेंगे तो ग्राफ ऐसा बन के आता है। जरा ड्राइंग खराब है, एडजस्ट कर लेना भैया। तो आपका ग्राफ जो बन का आता है वो ऐसे बन का आता है, इस तरह। अब आपको सर ये क्या ड्रामा है जी,
हमें सपने आ रहे हैं तो सपने किसी को नहीं आ रहे हैं। ये क्या होगा, जो आपने बचपन से अब तक ग्राफ पढ़ा होगा, हम क्या करेंगे, हम आर और ई की वैल्यू लेंगे, उनको आर की वैल्यू पुटअप करके ई निकाल लेंगे, या उल्टा मान लीजिए ई की वैल्यू पुटअप करके आर निकालेंगे, उनको ग्राफ पे अपलोड करेंगे। पॉइंट इस तरह आएंगे, किस तरह आएंगे, मान लीजिए पॉइंट यहां पर आएंगे। चलो कलर ले लेते हैं दूसरा कलर लेते हैं मेरे जैसा, ठीक है, थोड़ा मेरे जैसा कलर लेते हैं। आप इस पे एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, तो फिर क्या करेंगे, हम उन सारे पॉइंट को मिला देंगे। तो इसीलिए ग्राफ ऐसा है, इसीलिए ग्राफ ऐसा है। अब दूसरा ग्राफ सुनो कौन सा होता है, दूसरा ग्राफ होता है ग्राफ बिटवीन। कौन सा है आपका भैया, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 1/r² में। तो ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, सुन लीजिए। यहां पर आपका यहां पर है 1/r², और यहां पर क्या है आपका, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। मुझे आप इसी टाइम पर कमेंट करेंगे कि मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि कोई भी ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन आता है जो कि पास होता हो ओरिजिन से, कोई भी ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन आता हो, कहां आता हो, स्ट्रेट लाइन आता हो, और जो पास कहां से होता हो, ओरिजिन से, तो इन दोनों क्वांटिटी का रेशो, इन दोनों क्वांटिटी का जो रेशो होता है, रेशो वो क्या होता है, ये बताना है। आप वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद आंसर टाइप करना, फिर सुनना जब मैं आपको आंसर बोलने वाला हूं, समझे। अब मैं तो आपको, तो पहले तो आपको मैं ग्राफ बता दूं, उसके बाद मैं आपको ना इस ग्राफ का मीनिंग बताता हूं। इस ग्राफ का मीनिंग क्या, समझे आप, मीनिंग देखो। पहली बात, आपको इन दोनों ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जब आप करेंगे डेरिवेशन एग्जाम में, बोर्ड में, तो साथ में कौन सी डेरिवेशन बात कर रहा हूं मैं, जब आप ये प्रूफ करेंगे, समझ रहे हैं, ये प्रूफ करेंगे, जब आप इसे प्रूफ करेंगे तो आप साथ में ये ग्राफ भी बना के आएंगे, आपको बेस्ट मिलेंगे मार्क्स, समझ गए। अब ये नहीं है जब एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है तो हम क्यों बनाए, अरे भैया कुछ आप उसको एक्स्ट्रा दोगे तभी तो वो कुछ आपको एक्स्ट्रा देगा, वरना दो बच्चों में डिफरेंस कैसे होगा, एक के 100 में से 98 है, एक के 100 है, एक के 78 है, पर दोनों बच्चा सेम रहे हैं, पर दोनों बच्चा सेम रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंस आपको वहां करना पड़ेगा ताकि वो आपको औरों से बेस्ट मार्क्स दे। तो मेरी बात आपके भेजे में जा भी रही है, या छत पे से जा रही है, आपके यहां से जा रही है, आपकी भेजे से ऊपर जा रही है, देखो। तो ग्राफ बिटवीन ई एंड r² आपका ये होता है, और ग्राफ बिटवीन जो आपका ई एंड 1/r² होता है वो ये होता है। दो मैंने अभी आपको बता दिया। अभी आप इन ग्राफ को केवल लर्न कर लीजिए, आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो वैल्यूज को पुटअप कर करके बनाना, ये ग्राफ ऐसा जाएगा। मुझे आपको एक बात बतानी है, नई, वो बात नई क्या है वो सुनो, नई क्या है देखिए। वो नई बात ये है कि बड़ा ध्यान सुनना, आपके पास दो क्वांटिटी है, मान लीजिए ए और बी। यदि ए और बी का रेशो कांस्टेंट आता, समझना ध्यान से, दो क्वांटिटीज का रेशो, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि, दो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है और उनका रेशो कांस्टेंट आता है, तो यदि आप उन ए और बी में ग्राफ ड्रॉ करते हो, यदि आप ए और बी में ग्राफ ड्रॉ करते हो तो क्या होगा, आपने मान लीजिए यहां पर ए बना दिया है एक्स एक्सिस पर, और आपने वाई एक्सिस पर क्या बना दिया है, वाई एक्सिस पर आपने बी बना दिया है, तो जो उनके बीच ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पास ओरिजिन से होगी। ओरिजिन मतलब हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। ओरिजिन का मतलब आपको पता है ये होता है दो क्वांटिटी का रेशो यदि कांस्टेंट हो, समझे, दो क्वांटिटी का रेशो यदि कांस्टेंट होता है तो उन दोनों क्वांटिटी के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है जो कि कहां से पास होती है, ओरिजिन से। कहां से पास होती है, ओरिजिन से। अब मैं आपसे बात पूछता हूं, बताइए क्या पूछता हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं वो जरा समझना, जरा समझना, जरूर समझना।
देखो तो आपको एक बात बताई गई थी, क्या बताई गई थी कि इनका रेशो कांस्टेंट है, इनका रेशो क्या है, कांस्टेंट, इनके बीच ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब मैं आपसे बात पूछूं क्या कि जब मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा था, इस तरह लिख रहा था, किस तरह, इस तरह कि ये आपका फॉर्मूला है Q अपॉन आर स्क्वायर, दिख रहा है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, दो मैंने तो ग्राफ किस में ड्रॉ किया, सुन लेना पीछे, दो ये मैंने ग्राफ यहां पे ड्रॉ किया है 1/r स्क्वायर में, समझ रहे हैं, E और 1/r स्क्वायर में, 1/r स्क्वायर सुन लेना, वरना मोबाइल में घुस के पीट दूंगा मैं, मोबाइल में मैं चाहता नहीं घुस जाऊं। मुझे जो आपने मूवी देखी होगी आंटमैन वाली, थोड़ा छोटा सा होना पड़ेगा, फिर पता चल रहा मैं मोबाइल से बाहर नहीं आ पाया, तो मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा बिल्कुल। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, कहाँ गया हमारा, कहाँ खो गया ये लो। अब मुझे आप एक बात बताइए भैया जी, एक बात बताइए, क्या बताइए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आर स्क्वायर है। मैं आपसे एक बात बताऊं, मुझे बताओ आप मैं आपसे कह रहा हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं यहां पर, अब एक गधो बता दो, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं यहां पर, लिख सकता हूं, जरूर लिख सकता हूं। अब आ जाओ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे जरूर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये आर स्क्वायर यहां जा सकता है, फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आ जाइए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि E और 1/r स्क्वायर के बीच ग्राफ क्या आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था। लो जी, हम उसे यहां पर ला देते हैं, यहां पर ला देते हैं, कैसे ला देते हैं, यहां पर ला देते हैं। आप समझना पहले कि मैंने आपसे क्या कहा था, यहां पर आपका 1/r स्क्वायर है, यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था। मैं आपको ये भी बता चुका हूं, दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशो यदि कांस्टेंट हो, रेशो अनुपात बोलते हैं हिंदी में, दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशो कांस्टेंट हो तो उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब आ जाइए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भैया आपकी पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्यों है, अरे जो चार्ज आप यूज कर रहे हो उसकी कोई ना कोई वैल्यू फिक्स होगी, 10 कूलम, 20 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, सर कूलम, भैया कूलम, मम्मी कूलम, सब सही है जी, कोई ना कोई वैल्यू कांस्टेंट होगी। 4 पाई ये आपको दिख रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू आपने इसकी पढ़ी होगी, वैसे मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूं आगे। वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है, अभी लिख दूंगा यूनिट, ऐसा नहीं मिटता है बुड़बक, ये क्या है आपका इक्वल टू, मैं लिख दूंगा यूनिट, वहां पर प्लेस स्पेस नहीं है। लो, यदि आपको लिखनी भी है यूनिट तो बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन, ओहो, यूनिट क्या होती है, यहां लिख दूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसकी दो, चलो यहां पर जगह ही नहीं है, मैं इसको भी बाहर लिख दूंगा, वो फिर बात समझाएगा। आप यहां समझो पहले, क्यों कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। और यदि दो क्वांटिटी का रेशो कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन कैसे जाती है, सॉरी ग्राफ कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, जो कि पास होती हो ओरिजिन से, जो कि कहां से पास होती हो, ओरिजिन से, समझे। तो ये रीजन है, इसलिए कहा जाता है, प्रीवियस क्लासेस में ढंग से पढ़ाना चाहिए। 10th क्लास 11th क्लास एक चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 10, उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। क्या करूं, नाम ये है,
सही, स्ट्रेट लाइन है। उससे अगला चैप्टर क्या होता है, कॉनिक सेक्शन। दोनों चैप्टर आपको आना चाहिए फिजिक्स के लिए, समझ रहे हैं आप। तो ये रीजन है कि इन दोनों के जो बीच ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो स्ट्रेट लाइन क्यों है, समझे, वो आपका स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये रीजन है। मैंने अभी क्या कहा, दो क्वांटिटी, आपके पास दो क्वांटिटी का रेशो यदि कांस्टेंट हो, दो क्वांटिटी का रेशो यदि कांस्टेंट हो, तो उनके बीच यदि आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उनके बीच यदि आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, वो ग्राफ किस तरह ड्रॉ होता है, वो ये आपका यहाँ ए है, यहाँ क्या आपका बी है, वो ग्राफ आपका ड्रॉ होता है स्ट्रेट लाइन विच इज passes through origin. A जो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच passes through origin. तो हम यहां पर पहुंचे हैं, यहां तक पहुंचे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जब भी यदि आपके एग्जाम में डेरिवेशन आती है तो आपको एक काम करना है, वो काम ये है कि साथ में ये ग्राफ बनाकर आने हैं, बहुत घंटे नहीं लगने के। मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा घंटे नहीं लगने के। मैं आपको एक बात दोबारा बता देता हूं, क्या फॉर्मूला ये था, ये यहां जा सकता है, फिर ये ऐसे आ सकता है, क्यों कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इनका रेशो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, E अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर कह रहा हूं मैं, ये क्या हो गया आपका, ये आपका कांस्टेंट हो गया, सही है जी, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया है। दो, अब इसके साथ ही साथ आपको क्या करकाना है, ये करकाना है कि जब आप ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, जब आप फॉर्मूला ये प्रूफ करेंगे, सही है, फॉर मैं क्या कर रहा हूं, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए चार्ज कहां रखा है, हमारा सोर्स चार्ज, सही है, प्रेजेंट है इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो आपको इसकी वैल्यू लिखानी है 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब जो बच्चे इसकी भूल जाते हैं यूनिट, तो कैसे याद कर सकते हैं, आपने कूलम्ब लॉ पढ़ा था, आपने कूलम्ब लॉ पढ़ा था, वो क्या था, वो ये था, वो आपका क्या था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूं भैया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगी, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 आएगी, क्या आएगी, Q1 Q2। अब मैं आपसे इसकी वैल्यू कहूं 9 इंटू 10 की पावर 9, F क्या होता है, न्यूटन होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर हो गई, और ये क्या हो गया आपका कूलम्ब स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। मुझे आप कमेंट करेंगे इसे क्या कहते हैं, यूनिट लिखते वक्त जो आप छोटा सा लगाते हैं, ये माइनस नहीं है, सब बोलते हैं हाइफन, हाइफन वो वाला हाइफन नहीं, बहुत ज्यादा मजाक, मैं ये वाला हाइफन नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये वाला हाइफन नहीं कह रहा, ये वाला हाइफन कह रहा हूं, HYPHEN हाइफन, ये वाला हाइफन कह रहा हूं, ठीक है। देखिए मैंने आपको डेरिवेशंस के लिए जो भी कॉन्सेप्ट जरूरतें बता दी हैं। अब मैं जब आपको करने वाला हूं न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे मैं आपको वो भी बता चुका हूं। तो इस वीडियो को वहीं पोस्ट करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन घर पे पढ़ते रहें, अच्छी तरह से पढ़ते रहें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें इंस्टाग्राम पे, नोटिफिकेशन आपका ऑफ हो, फोन यदि पास में है तो, वरना दूर ही कर दो, तब पढ़ाई करें। ऐसा ना हो कोई भी यूट्यूबर की आप वीडियो देख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं और आप डिस्टरबेंस इंक्रीज हो रही है तो पढ़ाई नहीं होगी। घर पे मम्मी पापा की बात मानते रहें, पढ़ते रहें, छोटे भाई बहनों को प्यार देते रहें, रेस्पेक्ट देते रहें, और हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट।